केंद्र में नई सरकार के गठन की तस्वीर आज साफ हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। मोदी की अगुवाई में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को शाम 6:30 बजे होगा, जिसमें सहयोगी दलों से कई मंत्री शपथ लेंगे। मोदी की तीसरी पारी क्या है, इसकी तैयारी इस रिपोर्ट में देखिए आप। दोपहर में एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद शाम में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उसके बाद राष्ट्रपति ने उन्हें नई सरकार बनाने का न्योता दिया। साथ ही उन्होंने मोदी को दही चीनी भी खिलाया। राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। मोदी तीसरी बार 9 जून को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ भारी भरकम कैबिनेट भी शपथ लेगी, जिसमें सहयोगी दलों से कई मंत्री शामिल होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है। इससे पहले दोपहर में एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और उन्हें नरेंद्र मोदी के समर्थन का पत्र सौंपा था। वहीं अब नई सरकार में मंत्री पद के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी बनकर उभरी टीडीपी लोकसभा स्पीकर के अलावा 5 मंत्री पदों पर दावा कर रही है, तो वहीं जेडीयू की नजर रेल, वित्त और कृषि मंत्रालय पर है। सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण विकास मंत्रालय पर भी जेडीयू दावा ठोक सकती है। जेडीयू खुलकर रेल मंत्रालय मांगने भी लगी है। रेलवे का मांग कर रहे हैं, हमारा पहले भी मुद्दा था। रेलवे निश्चित रूप से हम लोग मांग रहे करेंगे। बताया जा रहा है कि गठबंधन में 4 सांसदों पर 1 मंत्री बनाने का फॉर्मूला तय हुआ है। ऐसे में जेडीयू के खाते में सिर्फ 3 ही मंत्री पद आएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार मंत्री परिषद में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। ऐसे में गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय को मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही बिहार बीजेपी से संजय जायसवाल के नाम की भी चर्चा चल रही है। वहीं जेडीयू कोटे से संजय झा, ललन सिंह, कौशलेंद्र मोदी कैबिनेट का चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सूत्रों का दावा है कि शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार गुट को भी एक मंत्री पद मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, एनडीए की टीम तैयार है। मोदी को राष्ट्रपति मुर्मू से प्रधानमंत्री बनने के लिए न्योता भी मिल चुका है। अब बात करते हैं उस मंत्रिपरिषद की जो एनडीए की होगी। सूत्रों की माने तो एनडीए के सहयोगियों की क्या डिमांड है, आइए जान लेते हैं। देखिए, किसका क्या डिमांड वो आपके सामने। 5 से 6 मंत्री पद टीडीपी का वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। टीडीपी की तरफ से ये इच्छा जाहिर की गई है कि ये मंत्रालय इन्हें मिले। अब बात कर लेते हैं जेडीयू की, जिसकी अहम भूमिका है नीतीश बाबू की। 3 मंत्री पद रेल मंत्रालय, जिसमें वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। ये टीडीपी की तरफ से भी मांग की गई थी और जेडीयू की तरफ से भी। अब एनसीपी की बात करें तो 1 मंत्री पद की डिमांड एनसीपी की भी है यहां पर। तो कुछ इस तरीके से जो फॉर्मूला है वो सेट होता नजर आएगा। शिवसेना शिंदे गुट की बात कर लेते हैं तो इस गुट से भी 1 मंत्री पद की डिमांड है। ये इस वक्त एनडीए के जो मंत्री पद की डिमांड्स हैं वो आपके सामने हैं। तो नरेंद्र मोदी को आज तीसरी बार एनडीए के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। साथ ही एनडीए के सभी घटक दलों ने राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र सौंपा और प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी की अगुवाई में तीसरी बार एनडीए सरकार पर मुहर लग गई है। मगर इन सबसे पहले आज संसद भवन में कुछ बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। आपको दिखाते हैं कि आखिर इन तस्वीरों में ऐसा क्या खास था जहां सबकी निगाहें आकर के टिक गई थी। देखिए, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है।
एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए जब नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे तो सांसदों समेत सभी नेताओं ने पहले तो ताली बजाकर उनका स्वागत किया। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। फिर मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से पूरा संसद भवन गूंज उठा। मगर प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी पारी की शुरुआत कर रहे नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले संसद भवन में मौजूद संविधान को नमन किया और फिर संविधान की प्रति को उठाकर अपने माथे से लगा लिया। ये तस्वीर बेहद खास कही जा सकती है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष की तरफ से बार बार ये बात कही गई कि बीजेपी सरकार में आई तो संविधान बदल देगी। भारत माता की। साथ ही राहुल गांधी कई मौके पर संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेकर पीएम मोदी पर ये आरोप लगा चुके हैं। मगर चुनाव नतीजों के बाद पहली बार संसद पहुंचते ही पीएम मोदी ने संविधान के प्रति अपना सम्मान दिखाकर विरोधियों का मुंह बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने विपक्ष के उन कयासों पर भी विराम लगाने की कोशिश की जिसमें एनडीए के मुख्य सहयोगी दलों और जेडीयू के छिटकने का अंदेशा जताया जा रहा था। इसके तहत संसद में पीएम मोदी की बगल वाली कुर्सियों पर भी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे को बिठाया गया। इस दौरान मोदी, नायडू और नीतीश के बीच बेहद गर्मजोशी भरी बातचीत होती रही। तीनों नेता हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात करते दिखे। इस बीच जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने लोकसभा में एनडीए के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा तो एक बार फिर से पूरे सेंट्रल हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। सभी नेताओं की तरफ से जब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी को माला पहनाकर स्वागत किया। भारत माता की, भारत माता की। तो उस वक्त भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बिल्कुल बगल में ही खड़े रहे। ये तस्वीर बताती है कि पीएम के तौर पर मोदी की तीसरी पारी में इन दोनों नेताओं का कद कितना बड़ा रहने वाला है। वहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भी पीएम मोदी के प्रति पूरा भरोसा जताते हुए पीएम के तौर पर उन्हें अपनी पार्टी का समर्थन सौंपा। India is having a right leader, right time. That is नरेंद्र मोदी। पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है और एक साथ को मगर इसके बाद जो हुआ उसने संसद भवन में मौजूद नेताओं को ही नहीं बल्कि देश दुनिया में इस खास लम्हे को टीवी इंटरनेट पर देख रहे दर्शकों को भी दंग कर दिया। दरअसल नीतीश कुमार ने जब अपना संबोधन खत्म किया तो पीएम मोदी के पास पहुंचे और झुककर उनका पांव छूने लगे। हालांकि नरेंद्र मोदी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और नीतीश का हाथ पकड़ लिया, मगर फिर भी नीतीश कुमार के इस भाव ने सभी को अचंभित कर दिया। जब सभी सहयोगी दलों के नेताओं का भाषण खत्म हुआ और नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से पीएम के तौर पर चुन लिया गया तो उन्होंने बारी बारी से सदन में मौजूद सभी सांसदों और नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी को कई बड़े नेताओं और नए सांसदों ने फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने भी सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। मगर जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके पास पहुंचे तो नरेंद्र मोदी का अलग ही भाव दिखा। उन्होंने बड़े ही प्यार से योगी के कंधे पर हाथ रखा और फिर उनकी पीठ थपथपाई। इन तस्वीरों के भी अलग मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि यूपी चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान के बाद ये कहा जाने लगा था कि पीएम मोदी कहीं न कहीं सीएम योगी से नाराज होंगे, मगर मोदी ने उनकी पीठ थपथपाकर ये साफ कर दिया कि योगी अभी भी यूपी के लिए उपयोगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो बात हमने एनडीए की अब बात कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस ने लंबे समय के बाद यूपी में शानदार परफॉर्मेंस किया और इसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के रोल को भी अहम माना जा रहा है और सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस में प्रियंका का कद और बड़ा हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। 55 सालों में
कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई। मात्र 10 सालों में भाजपा इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। गरीबों की जमीन ले रहे हो, प्रधानों को कोटेदारों को तंग कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो, ये होता है काम। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान ये प्रियंका गांधी के पावरफुल परफॉर्मेंस की कुछ झलकियां हैं। महज अमेठी और रायबरेली ही नहीं बल्कि पूर्वी यूपी में प्रियंका गांधी ने ऐसी सैकड़ों रैलियां और जनसभाएं की, तब कहीं जाकर कांग्रेस ये दमदार कमबैक कर पाई है। वो प्रियंका ही थी जिन्होंने स्मृति ईरानी से अपने भाई राहुल गांधी की हार का बदला लेने के लिए इस बार सॉलिड रणनीति बनाई और अपने सिपाहसालार केएल शर्मा को मैदान में उतारकर अमेठी सीट वापस छीन ली। वो प्रियंका ही थी जिन्होंने रायबरेली से तब तक पैर नहीं उठाए जब तक कि कांग्रेस की जीत पक्की नहीं हो गई, और इस बात को पार्टी आला कमान भी मान रही है। तभी तो कांग्रेस में एक बार फिर से प्रियंका का पॉलिटिकल कद बढ़ाने के लिए हलचल तेज हो गई है। खबरें हैं कि प्रियंका गांधी को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया जा सकता है। प्रियंका ने यूपी विधानसभा चुनाव के बाद यह पद छोड़ दिया था, मगर एक बार फिर प्रियंका गांधी को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर राहुल गांधी वायनाड सीट को छोड़ते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गांधी परिवार का ही कोई दूसरा सदस्य अगर वहां से चुनाव लड़ता है तो वहां के लोगों की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी। यही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा भेजने का भी बैकडोर प्लान तैयार कर रखा है। दरअसल राहुल गांधी ने हालिया चुनाव में रायबरेली और वायनाड दोनों जगहों से जीत दर्ज की है। ऐसे में उन्हें नियम के मुताबिक एक सीट छोड़ना होगा, और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक राहुल अपनी मां की कर्मभूमि रायबरेली सीट से संसद पहुंचेंगे और वायनाड सीट को छोड़ देंगे। ऐसे में कांग्रेस के पास प्रियंका के तौर पर एक मजबूत दावेदार तैयार है। खबर है कि राहुल के वायनाड छोड़ने पर प्रियंका उपचुनाव भी लड़ सकती है। दरअसल गांधी परिवार इसके जरिए उत्तर के साथ दक्षिण में पकड़ मजबूत रखना चाहता है, और कांग्रेस को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि राहुल को 2 बार सांसद बनाने वाली वायनाड प्रियंका को भी संसद पहुंचाने में मददगार साबित हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो दोनों भाई बहन संसद में साथ नजर आ सकते हैं। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।